हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज चल रही है। उसी में मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था 1992 का 73वां संविधान संशोधन। इसका मतलब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो क्यों ये आवश्यक हुई, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन सी समितियां थी, समितियों में अगर बात करें बलवंत राय मेहता समिति हो गई, और अगर बात करूं जो अशोक मेहता समिति है वो समिति हो गई, जीवी के राव समिति थी, एल.एम. सिंघवी थी। इन सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र जो है उसका विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए। विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब है कि सत्ता जो है वो सभी की भागीदारी हो सत्ता में। ऐसा ना हो कि सिर्फ सत्ता एक जगह केंद्रित हो जाए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही आती है लोकतंत्र में कि जो सत्ता है उसका बंटवारा किया जाए। सत्ता के बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी या फिर एक निकाय के हाथ में रहेगी। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई। जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का विचार था कि जो भी योजनाएं बने वो नीचे से बने और ऊपर तक पहुँचें। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और सिचुएशन ऐसी हुई तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। वो योजनाएं ऊपर से बनती हैं और नीचे तक वो छन छन कर पहुँचती हैं। उनका सही लाभ जिस तबके को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो विकेंद्रीकरण को सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण एक ऐसी चीज़ है कि सत्ता में सभी की भागीदारी हो। अगर हम बात करें हमारे देश में केंद्र और राज्य और पंचायती राज व्यवस्थाएं, ठीक है ना, केंद्र हो गया, दूसरे स्तर पर राज्य हो गया और तीसरे स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाएं हो गया। इस तरीके से अगर इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो राज्य किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाएं जो हैं वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। यही इनको वित्त मुहैया कराना, क्या क्या टैक्स कलेक्शन ये कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए विधानमंडल जो है वो नियम बनाती है। तो ये तो हो गई, आपको समझ में आई कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है और क्या क्या इन चीज़ों में होता है। इसको संवैधानिक दर्जा की भी बात करी गई। जब पंचायती राज व्यवस्था बनी तो भाई कहा गया कि केवल ऐसे ही तो मर्जी है लोगों की कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल 40 क्या कहता है। हमारा आर्टिकल 40 कहता है डीपीएसपी में कि भाई ये पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। लेकिन क्या था, यहाँ पर स्वैच्छिक थी ये। अगर देश चाहते, देश नहीं, राज्य अगर चाहते तो करते, नहीं करते तो बाध्यकारी नहीं था। इसी के लिए फिर समितियाँ बनी और उन समितियों ने इस बात पर विशेष गौर फरमाया और उन्होंने कहा कि भाई जब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, इसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समिति है एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समिति थी पहली जिसने ये कहा था कि इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1986 में, और इसने ये कहा था कि भाई जो इनको है इनको मान्यता मिलनी चाहिए। क्या? संवैधानिक रूप से मान्यता इनको मिलनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती है तब तक वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। तो इनको क्या मिले, संवैधानिक दर्जा मिल जाए। दूसरी बात है, इनको न्याय पंचायत, मतलब ये अपने हिसाब से अपनी चीज़ों का जो है पंचायत वगैरह की बात भी करी इन्होंने, और 3 स्तरीय व्यवस्था हो इसके लिए भी इन्होंने कहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। बलवंत राय मेहता भी त्रिस्तरीय की बात करती है। तो ये सब कुछ समितियां हैं जो आप आगे चलकर, जो मैंने बताया है वीडियो में, आप वहाँ जाकर उसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई जो नगर पालिका है, आज अगर मैं बात कर रही हूँ आपके सामने 92वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो था उसमें 1992 का जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें नगर निगम के बारे में बात करी गई, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करी गई है। हम जानते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव चल रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में कौन सी पार्टी आ गई। दिल्ली में आप देखते हैं अक्सर कर ऐसी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और बड़े बड़े जो नगर हैं उनमें भी ये चीज़ें सुनाई देती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई आखिर नगर पालिका होती क्या है, अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि नगर पालिका क्या है, तो नगर पालिका जो होती है वो एक क्या होती है, प्रशासनिक इकाई होती है। यहाँ पर कोई क्या कर रहा होता है, शासन कर रहा होता है, मतलब प्रशासन होता है इसका पूरी तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। और एक स्पष्ट परिभाषित जो होता है कि ये नगर पालिका क्षेत्र है। अब ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, जो भी नगर पालिका क्षेत्र है वॉट एवर, इस क्षेत्र का प्रॉपर एक नाम होगा, एक परिभाषित होगा और यहाँ की जनसंख्या भी डिफाइन होगी। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत आवश्यक है, आखिर नगर पालिकाएं होती क्या है। नगर पालिकाएं आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये शहर, कस्बे या फिर गाँव या फिर उनसे जो छोटे समूह हैं उनके लिए इनका उपयोग होता है।
और जो ये नगर पालिका का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मेयर कहते हैं। अगर आपको वीडियो तेज लग रहा है या कुछ भी लग रहा है तो आप पॉज करके चीज़ों को आसानी से समझिए। तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेयर कहते हैं। और इसके जो नीचे जो प्रशासनिक अधिकारी है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है नगर परिषद। अभी सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए वो होते हैं नगर परिषद। इसको एक तरीके से ऐसे लिख दूँ, देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, इसके ऊपर होते हैं, कौन होते हैं, इसके ऊपर होते हैं नगर परिषद, ठीक है ना। और नगर पालिका परिषद ये होते, इनका नियंत्रण होता है इनके ऊपर, ठीक है। अभी देखेंगे नगर पालिका की श्रेणियां क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नगरीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसमें 8 शहरी स्थानीय शासन हैं। अब 8 शहरी शासन उसमें कौन कौन से हैं, उसमें नगर पालिका है, पहला क्या है, नगर पालिका है। फिर नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति है, और क्षेत्र एवं जो शहरी क्षेत्र हैं वो समिति है, छावनी बोर्ड है, शहरी क्षेत्र समितियां हैं। ये सारे जो 8 हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, तो आपको सीधा सा आंसर देना है 8 हैं। ये कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें उन सभी से क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं। तो जितना आवश्यक होगा आपके एग्जाम के लिए मैं उतना आपसे डिस्कस करती जाऊँगी। तो मैं जैसा कि देख रहे हैं आप कि 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन था, इससे क्या हुआ, इससे जो नगर की शासन प्रणाली थी उसको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, उसको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र स्तर पर अगर इसकी बात करें तो नगरीय स्थानीय शासन है, उसके पास कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो देखते हैं, एक है नगर विकास मंत्रालय, और दूसरा है रक्षा, और तीसरा है गृह। ये तीनों चीजें कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ ली जाती हैं, ये आपको एक तरीके का समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब अगर बात करी जाए कि जो आधुनिक ब्रिटिश काल था उसमें स्थानीय शासन जो था उस पर थोड़ा सा जोर दिया गया, और कई संस्थाएं जो है वो क्या है, जो प्रशासन थे वो अस्तित्व में आए। तो अगर बात करिए, सबसे पहले मद्रास में पहला जो था नगर निगम स्थापित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया, तो पहला नगर निगम स्थापित किया गया कहाँ, मद्रास में, और किस सन में, 1687 से 88 में, ये इस समय पर स्थापित किया गया। दूसरा जो करा गया 1726 में किया गया बम्बई और कलकत्ता में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इन चीज़ों को आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, और दिखाई देता है इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बम्बई और कलकत्ता में नगर स्थापित किया गया। फिर लॉर्ड मेयो जो थे उनके कार्यकाल में क्या हुआ कि भाई विकेंद्रीकरण की अवधारणा लाई गई और ज़्यादा मजबूत हुई, और वो इस तरीके से दिखाई देती है स्थानीय स्वशासन के रूप में। अच्छा, लॉर्ड रिपन का नाम तो आप सभी जानते हैं। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक मैग्ना कार्टा दिया था। कहा जाए कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा दिया था। मैग्ना कार्टा का मतलब इस तरीके के रूल और चीज़ें बताई थी जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। तो आपसे अगर स्थानीय स्वशासन से संबंधित कोई भी चीज़ आती है तो आपको सीधा सा टिक करना है किसे, लॉर्ड रिपन को, अगर पुराने टाइम में पूछा जाता है तो। एक और आयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। 1907 में एक रॉयल कमीशन, कौन सा, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति करी गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1909 में। ये 1909 का जो अधिनियम है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हाउस थे इसके अध्यक्ष। भारत सरकार अधिनियम जो था, हम जानते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करी गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो मैंने सब कुछ वहां पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और उसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन था उसको प्रांत का विषय घोषित कर दिया, मतलब राज्यों का विषय उसे घोषित कर दिया गया। फिर संवैधानिक जो प्रक्रिया थी वो चली लोकसभा में और राज्यसभा में। इसके बाद 1992 में 74वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत क्या हुआ, उसको इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब देखते हैं चीज़ें क्या क्या डिस्क्राइब हैं और क्या क्या लिखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह अधिनियम, अब देखते हैं, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग क्या जोड़ा, 9 का।
कभी लिखा आएगा 9A या फिर 9 का, तो कौन सा भाग जोड़ा? 9 का इसमें शामिल किया गया। इनको नगर पालिकाएं नाम दिया गया। वहां पर भाग 9 में पंचायतों में क्या नाम दिया गया था? पंचायतें, और यहाँ पे नगर पालिकाएं नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा के उपबंध इसमें शामिल करे गए। जो आर्टिकल्स हैं वो देखिए 243 ता से लेकर 243 या छा तक इसमें शामिल किए गए। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ गई, जिसमें कितने विषय हैं? जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। कितने का उल्लेख किया गया? 18 कार्यकारी वस्तुओं का उल्लेख किया गया। और ये काफी महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि सारी पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए भी जाते हैं। जैसे नगरीय योजना हो गई, जिसमें नगर की योजना शामिल होगी, भूमि उपयोग का विनिमय हो गया, सड़कें हो गए, भवन हो गए, आर्थिक एवं समाज सुधार की व्यवस्थाएं हो गई, सड़कें हो गए, पुल हो गए, अग्निशमन सेवाएं हो गई। मतलब ऐसे जो गंदगी है चीज़ों को, उनके लिए बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे समस्याएं या ऐसी चीज़ें जो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से कितने विषय शामिल करे गए? 18 कार्यकारी वस्तुएं शामिल हैं। और पंचायती राज में मैंने क्या देखा था? 29 विषय उसमें शामिल थे। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण मिले। भाग मिला एक 9 का पार्ट जो है संविधान का, उसमें 9 का भाग शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जो आर्टिकल मिले वो आपको आर्टिकल ये वाले मिले। 12वीं अनुसूची मिली। पूछी जाती है 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने विषय हैं, ये सारी चीज़ें जो जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर लिए। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इस संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। देखिए पहले क्या था? पहले बाध्य नहीं थे राज्य सरकारें, लेकिन अब क्या है? संविधान में जब कोई चीज़ है तो आपको 100% संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जैसे राज्य हैं, राज्य की अगर मैं बात करूँ, राज्यपाल जो रहता है वो देखता है कि जो काम संविधान में दिए गए हैं, जिस तरीके से सत्ता सुचारू रूप से चलनी चाहिए, क्या वैसे चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए वो एक्शन लेता है। इस अधिनियम का उद्देश्य यही था कि जो शहरी व्यवस्था है उसको पुनर्जीवित किया जाए, या शहरी शासन है उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसको पावरफुल बनाया जाए। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। और जो भी अपने इसके काम होंगे वो क्या कर सके? इफेक्टिवली उन कामों को पूरा कर सके। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? अगर देखा जाए 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं। देखिए पहली मैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या उपबंध करता है वो देखते हैं। पहली अगर बात करूं तो नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब क्या है कि कोई छोटा गांव है, गांव से वो शहर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब उसमें जो संसाधन है वो गांव से थोड़ा मूव कर रहा है, किसकी तरफ? अपने विकास कार्यक्रम में आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक शहर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो सुख सुविधाएं हैं, जो 18 विषय हैं, उस तरीके से शामिल करे जा रहे हैं और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बदल रहा हो। दूसरा है नगर पालिका। नगर पालिका परिषद क्या है? छोटे शहरी क्षेत्र हो गए। छोटे शहर के क्षेत्र है, मतलब जैसे कि अगर आप कोई छोटा शहर ले लीजिए, वहाँ पर नगर पालिका परिषद होगी। आप अपने देखिए जब भी कोई चीज़ आप चैप्टर पढ़े ना, और अगर आप इसे वाकई थोड़ा समझना चाहते हैं तो जिस एरिया से भी आप बिलोंग करते हैं उन एरियाज़ में देखिए कौन कौन सी नगर पालिका हैं, कौन कौन सी पंचायतें हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। जितना काम आप ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को समझेंगे ना और थोड़ा अपना लॉजिक लगाएंगे तो ये पॉइंट आपको पढ़ने की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, आपको सारी चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी। तो जो छोटे शहर हैं उनके लिए ये बात करी गई। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, जैसे कि अब दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, बड़े बड़े नगर जो मुंबई हो गया, इनके लिए बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम की बात करेगी। इसकी संरचना को देख लेते हैं। संरचना में क्या है? नगर पालिका के जो सभी सदस्य होंगे वो सीधे नगर पालिका क्षेत्र जो होगा उन्हीं के द्वारा उन्हें चुना जाएगा। लेकिन जो प्रत्येक नगर पालिका का जो निर्वाचन क्षेत्र बांटा जाएगा उसको किस में बांटा जाएगा? वार्ड में, मतलब निर्वाचन क्षेत्र में उसे बांटा जाएगा। और राज्य विधानमंडल जो है वो इन सभी चीज़ों के लिए नियम कानून और तरीका बता सकती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर नगर पंचायत है, ये जो भी चीज़ें हैं ये किसके अंदर काम करती हैं? राज्य सरकारों के अंतर्गत रहती हैं। तो राज्य सरकार में कौन ऊपर है? विधानमंडल। विधानमंडल क्या कर सकता है? इनके लिए नियम तरीके और अध्यक्ष निर्वाचन किस तरीके से होगा उनके लिए ये इन्हें इन्फॉर्मेशन या फिर उनके लिए उन्हें गाइड कर सकता है।
और ये ऐसे लोगों की व्यवस्था कर सकता है जिनको अच्छे से जानकारी हो प्रशासन के बारे में, नगर पालिकाओं की। लेकिन वो क्या करते, सभा में अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। और क्या है, और इसमें है कि निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे होंगे वो क्या है, लोकसभा या फिर राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य जिनमें नगर पालिका का भी पूर्ण या अंशतः कुछ भाग आता हो, उनका क्षेत्र जो हो वो क्या हो, नगर पालिका के क्षेत्र में भी आता हो। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका के क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, ऐसे लोगों को क्या कर सकता है, वो जोड़ सकता है। या फिर और क्या है, समिति के अध्यक्ष, वार्ड समितियों के अलावा की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वार्ड समिति के अलावा। अब वार्ड समितियों में देखिए क्या बताया गया, वार्ड समितियों में क्या गया, जनसंख्या के आधार पर कि 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाएगी। जनसंख्या ध्यान रखनी है आपको कितनी, 3 लाख या फिर अधिक जनसंख्या वाले जो होंगे क्षेत्र, उसमें क्या करा जाएगा, एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर ये समिति बन जाएगी। समिति की जो संरचना होगी उसमें क्षेत्र और वार्ड समिति में पद भरने के संबंध में क्या करेगा, राज्य विधानमंडल उपबंध कर सकता है। तो कौन बनाएगा, यहाँ पर जो भी बात करी जा रही है उसमें कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। यह वार्ड समिति के साथ साथ समिति की बनावट के लिए भी उपबंध कर सकता है। मतलब पूरी की पूरी पावर किसके पास है, राज्य का जो विधानमंडल है उसके पास है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है जो काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई जो पद हैं उनका आरक्षण किस तरीके से दिया जाए। सत्ता की भागीदारी की मैंने बात कर ली। अब सत्ता की भागीदारी में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, तो क्या महिलाएं हमारे देश में हम जानते हैं कि पिछड़ी हुई हैं, तो क्या उनको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि बिल्कुल उनको, जब ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको तो कहा गया कि भाई महिलाओं के लिए एटलीस्ट 1/3 सीटें तो रिजर्व हों, जितनी सीटें हैं उसका 1/3 हो, और ना सिर्फ केवल एक लेवल पर, हर लेवल पर, यानी कि बात करी जाए अध्यक्ष लेवल पर या उसके ऊपर के जो भी लेवल है उन सभी लेवल पर 1/3 की उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करी गई। लेकिन ये सब कुछ करा जाएगा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई किस बात पर करी जाएगी, कैसे पता चलेगा, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर उनकी व्यवस्था करी जाएगी और ये सारी चीजें उनके न केवल एक स्तर पर बाकी सारे पदों पर करी जाएगी। इस पूरे उसमें यही बताया गया है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में कोई भी उपबंध बना सकता है, कौन, विधानमंडल। नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है, कार्यकाल सेम जनरली हम जितना पढ़ते आ रहे हैं कि 5 वर्षों का कार्यकाल हमारे यहाँ एक तरीके का स्टैंडर्ड कार्यकाल है। चाहे आप लोकसभा का कार्यकाल देख लीजिए, राज्यसभा विघटित नहीं होती इसलिए राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष निकल जाते हैं 1/3। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि अवधि जो है वो 5 वर्ष तक की है और पंचायतों की अवधि भी 5 वर्ष की है। तो इन्हें अवधि, इनकी मतलब जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने से पहले भी ये समाप्त हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, और अगर समाप्त हो जाती हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व विघटित हो सकती हैं। ये विघटित होने की दिशा में, इसे विघटन होने की तारीख से 6 महीने की अवधि तक, मतलब ये जो विघटित हो चुकी हैं दोबारा चुनाव करा लेने चाहिए। फिर इसमें, लेकिन अगर जहाँ पर बात करेगी कि भाई विघटित हो गई और 6 महीने से कम का टाइम बचा है, तो वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है कि तुरंत इमीडिएट चुनाव कराया जाए बची हुई अवधि के लिए। उससे अच्छा होता है कि जितने टाइम वो जो विघटित है वही वाली चलती रहती है, उसके बाद क्या होता है, नए चुनाव फिर आगे कराए जाते हैं। तो इसमें यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरे शब्दों में, समय पूर्व भंग के पश्चात पुनः गठित नगर पालिका 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक के लिए नहीं बनी रहेगी, बल्कि कितने तक के लिए बनी रहेगी, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है केवल उसके लिए ही बनी रहेगी। योग्यताएं देख लेते हैं, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इसमें यह है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी भी विधि के अंतर्गत, मतलब इसका यह है कि राज्य का विधानमंडल है जिस तरीके के उसने विधि या कानून बनाए हैं योग्यताओं के लिए, उन सभी पर उस व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए। राज्य विधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत अगर बात करी जाए, फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पंचायतों और इन सब के लिए आयु की आवश्यकता कितनी है, 21 वर्ष की आयु की आवश्यकता है, जो कि वो पूरी कर चुका हो, तो ये यहाँ से इसे नहीं हटा सकते। अब है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और भी चीज़ें बहुत डिटेल में जानेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर जितनी आवश्यकता है एग्जाम के लिए उतना देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जो पद होता है वो कौन करता है सृजित, वो करता है राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल करता है और जो है वो सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा कि ये निर्वाचन आयोग जो है वो यहाँ के चुनाव कराएगा। निर्वाचन आयोग क्या करेगा, प्रक्रियाओं की देखरेख करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा।
नगर पालिकाओं के चुनाव संबंधित सभी मामले जो होंगे राज्य विधानमंडल उन पर क्या बना सकता है, अधिनियम या नियम या उपबंध कर सकता है। शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। अब ये क्या कार्य देता है, जो नगर पालिकाओं को शक्तियां जैसी जैसी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग ये इन्हें सुविधा उपलब्ध कराता है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना कौन, ये राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो कह रहा है किसके लिए, जो नगर पालिकाएं हैं उन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी सौंप रहा है। जो काम उन्हें सौंपे गए हैं जिसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं, ये सब जिम्मेदारी नगर पालिकाओं के अंतर्गत उस पर आती है। वित्त में देख लेते हैं राज्य विधायिका। राज्य विधायिका क्या कर सकती है, नगर पालिका को वसूली, भाई कलेक्शन जब तक पैसे का नहीं होगा तब तक आप ये बात जान लीजिए कि कहीं पर भी किसी राज्य का, किसी देश का, किसी भी चीज़ का विकास होना बहुत मुश्किल है। तो राज्य किस तरीके से इनको कितनी कितनी छूट दे सकता है उन चीज़ों के बारे में। उपर्युक्त कर निर्धारण करना, चुंगी यात्री कर, शुल्क लेने का अधिकार कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरीके की, ये किसके अंतर्गत आते हैं। यह नगर पालिकाओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा करों, चुंगी, पथ कर और शुल्क एकत्र करने का काम भी सौंप सकती है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान, नगर पालिकाओं में जमा होने वाले सभी राशि संग्रहण की विधियों को तैयार करना, ये सारे काम कर सकती है। और क्या है इसमें, अब देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में भी हम जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है और 5 वर्ष के लिए ये क्या करेगा, जो भी योजनाएं होंगी, जो भी वित्तीय स्थिति होगी, उन सभी का यह पुनरावलोकन करता है, मतलब उनको समझता है और उनको देखता है। अब राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं संग्रहित करों का बंटवारा करना, करों, चुंगी, पथकर और शुल्क को निर्धारण कर जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। किसको सौंपे जा सकते हैं, नगर पालिकाओं को सौंपे। और क्या है कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाली सहायता अनुदान नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय बताता है। राज्यपाल द्वारा आयोग को दिया जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों को मजबूत वित्त पक्ष बनाता हो। देखिए, वित्त आयोग से आपको समझ में ये चीज़ आ रही है कि ये इस तरीके, जैसे जो केंद्र में वित्त आयोग होता है वो क्या करता है, 280 आर्टिकल के थ्रू कि केंद्र और राज्यों के बीच जो भी टैक्स कलेक्शन है उन सभी का बंटवारा करता है और उन चीज़ों को देखता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि राज्य में जो वित्त आयोग होगा वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को देखेगा और सोचेगा कि जो जो चीज़ें नगर पालिकाओं के लिए आवश्यकता है और जिन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों की व्यवस्था करता है। और वित्त, जब तक वित्त मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक उनका विकास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए भी ये काम करता है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें जो हैं उसके आधार पर आवश्यक जो उपाय हैं उनके बारे में बताता है। कौन, केंद्र का वित्त आयोग भी इसमें संबंधित है। ये शायद हो चुका है, रिपीट हो गया ये। तो आपको जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा बताया, इसमें किस तरीके से जो नगर पालिकाएं हैं उनका प्रशासन चलता है और किस तरीके से काम किया जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे जरा एक दो महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे कि जिला योजना समिति को देखेंगे और एक समिति और भी है, महानगरीय योजना समिति। इन समितियों को देखेंगे क्या क्या इनमें महत्वपूर्ण बातें कही गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा इनको जानना ज़रूरी है। बाकी इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण जितने आपके प्री के एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। बाकी मुझे कुछ और लगेगा तो मैं एक आध दो वीडियो में और बना के डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर थोड़ी देर तक देखा करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।